इंट्रो आपका शुरू करते हैं। सर मिल गया। सो ये है वन शॉट सीरीज का तीसरा वीडियो, जो कि अलजेब्रा का भी तीसरा चैप्टर है ये हमारा। पहले हम लोगों ने पॉलिनोमियल कवर किया, फिर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कवर कर लिया है। अब तीसरा चैप्टर की बारी, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कवर करने जा रहे हैं। सो देखो हमारा सिंपल सा सिलेबस है, सिंपल सा सिलेबस कवर करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स देखेंगे, पहले फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। कंप्लीटली स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी कोई बात नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, है ना। इसमें टफ यही था, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको सिरधाराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। नाउ डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, उसके रूल क्या है वो देखने वाले हैं। नेचर ऑफ रूट को डिस्कस करेंगे, यानी जो रूट्स हमको मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनका नेचर क्या होता है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो सिलेबस आई होप क्लियर हुआ होगा। देखो थोड़ा सा बेसिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो ये वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आपका क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म आपका ये है ना। नाउ थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2, इट मींस डिग्री 2, ठीक है। सो क्या कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कहता है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि कह रहा है जैसे ही a की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो a इंटू एक्स स्क्वायर, और a की वैल्यू अगर 0 रखा तो x स्क्वायर भी क्या हो गया? 0 हो गया। और इसकी डिग्री जब 0 हो गई, मतलब हाईएस्ट, अब क्या बचा? ये वाला 0 हो गया तो बचा हमारे पास क्या? डिग्री 1 बचा। और जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो इसलिए इसकी वैल्यू, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्या b और c 0 हो सकते हैं? b और c 0 हो सकते हैं, दोनों 0 हो सकते हैं, बट a कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी अगर b 0 हो जाए तो आपको इक्वेशन कैसा देखने को मिलेगा? ax स्क्वायर b 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, ये भी क्या हो गया? 0 हो गया, तो पूरी तरीके से हटा देंगे, प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी आपको ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन देखने को मिलेगा। अब हमने कहा c भी 0 हो सकता है। अगर मान लो c 0 हो जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू 0 देखने को मिलेगा, ठीक है। और मान लो दोनों 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, c भी 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये आपके पास जनरल फॉर्म थे। जनरल फॉर्म थे कब? जब b 0 हो जाए, जब c 0 हो जाए, जब दोनों 0 हो जाए, b और c दोनों 0 हो जाए। बट ओवरऑल वीडियो कट गया कि चल रहा है? वीडियो चल रहा है। तो ओवरऑल जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो यही होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे हम अपने इन टॉपिक्स पे, आ जाएंगे सीधे सीधे, है ना, बिना बकवास किए आ जाते हैं इस टॉपिक्स पे। तो पहले डिस्कस करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक के ऊपर, फिर हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टराइजेशन, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो डिटेल में बात करते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जब बात करते हैं हम इक्वेशंस की, तो इक्वेशन कैसा होता है? अभी हमने बात किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे a b और c क्या है? तो a b एंड c जो है ये एक रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर का मतलब क्या होता है? तो रियल नंबर का मतलब होता है कि ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी
हो सकते हैं। x क्या है? x इज द वेरिएबल, वेरिएबल्स है, x वेरिएबल है और इसका जो डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री 2 है। सॉल्यूशन इसके कितने आएंगे? तो सॉल्यूशन भी इसके 2 आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात। अब बात आती है रूट्स की, कि रूट्स क्या है? रूट्स बेसिकली क्या है कि मान लो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, है ना, 2 सॉल्यूशन आएंगे। एक सॉल्यूशन को आप कह लो अल्फा और दूसरे सॉल्यूशन को आप कह लो बीटा। क्या कह लो? इसके 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन को आप अल्फा कह सकते हो और दूसरे सॉल्यूशन को आप बीटा कह सकते हो। ठीक है, उस कंडीशन में मान लो अगर आपको एक कोई भी दे दिया, अल्फा दे दिया या बीटा दे दिया, इट मींस x के जगह पे आप वो वैल्यू रख सकते हो। तो जब भी रूट कहा जाता है तो उस कंडीशन में ax² + bx + c जो है वो 0 हो जाता है। और मान लो आपको अल्फा दिया है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? x की जगह पे वैल्यू अल्फा रख दोगे। क्या कर दोगे? वैल्यू अल्फा रख दोगे तो तुरंत आपको ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब ये कहां पे काम आएगा? तो ये काम आएगा, मान लो तुमको b के जगह पे p दे दिया, है ना, कह दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 क्या है? अल्फा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू अगर आपको 4 दे दिया और कह दिया कि इसका जो एक रूट है वो 4 है, तो p की वैल्यू बताइए, k की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू बताइए, कुछ भी देख पूछ सकता है वो, है ना। तो रूट वहां पे काम आता है। आई होप रूट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब बात आती है कि मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं? ठीक है, देखो अपना दिमाग मत लगाना, है ना, अपना दिमाग लगाओगे तो उलझ जाओगे। एक जगह लगा सकते हो। एक तरीका हमारे पास क्या है? मिडिल टर्म। क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। भाई ये पढ़ाते आ रहे हैं ना बचपन से, 6th 7th 8th सब में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, भर भर के पढ़ाया गया था 9th में, है ना। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पता करने के लिए। ठीक है, जिसको यहाँ पे इसी को फैक्टराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टराइजेशन। यही है फैक्टराइजेशन। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं। स्प्लिटिंग का यूज करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? तो दूसरा हमारे पास तरीका है सिरधाराचार्य रूल, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग अब क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो पहला डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन और दूसरा डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये दोनों हम करने के बाद, है ना, हम आ जाएंगे उस पॉइंट पे कि ये चैप्टर हम समझ चुके होंगे, हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन हो कैसे गया, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं मेथड्स पे, कैसे सॉल्व होगा, मेथड्स पे आते हैं। सो देखो, मेथड्स की बात कर रहे हैं। मेथड्स का मतलब क्या? कि सॉल्यूशन निकालना, है ना। तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? किसका सॉल्यूशन निकालना है? निकालना है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास हमारे सिलेबस में ये 2 मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले फैक्टराइजेशन को समझेंगे। देखो, फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या करना है? बेसिकली एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको ये चीजें। तो देखो, हमको ये क्वेश्चन दे रखा है और फैक्टराइजेशन का मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप लगा लीजिए, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है कि x² के आगे, यानी x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको ले जाके पहले किससे मल्टीप्लाई करना होता है? लास्ट वाले से, है ना। तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है? कि हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या लाना है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या लाना है। तो देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करें 4√3 को और किससे? -2√3 से, तो हमें क्या मिलेगा? √3 मिलके बन गए 3। ठीक है, 4 2 जा हो गया 8 और वो रहेगा माइनस में, यानी कि माइनस का 24 क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे, है ना। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? प्लस का 5, है ना। सोचो, अगर आपको मैं कह दूं 8 और 3 ले लो, 8 3 जा 24, ठीक है,
और 8 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा 5 है ना। तो हम क्या करने वाले हैं 4√3x²। अब देखो प्लस का 8 ले या माइनस का, तो हम 8 लेंगे प्लस का और 3 लेंगे माइनस का, तभी हमें प्लस का 5 मिलेगा। तो प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना होता है, तो अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना होता है और इन दोनों में से भी कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो कॉमन लेंगे, अगर हम इसमें से कॉमन ले, आगे वाले में से, आगे के दोनों में से कॉमन ले, तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, देखो 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4x को कॉमन ले लिया तो बचा √3x प्लस 2। ठीक है, और यहां से कॉमन लेंगे, देखो माइनस दोनों में, तो माइनस कॉमन हो गया पहले तो, और क्या कॉमन हो गया, तो √3 कॉमन हो गया, तो बचेगा आपके पास √3x प्लस 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, ये देखो दोनों क्या हो गए सेम, ये जब दोनों सेम हो गए तो आपको लिख देना है एक ब्रैकेट में, यानी √3x प्लस 2, और जो बच गया इन दोनों को उठा के रख दो एक डब्बे में, यानी एक बॉक्स में बंद कर दो, है ना, और दिखा दो 0 के बराबर। इसको जब 0 दिखाएंगे सिर्फ इसको, तो क्या हो जाएगा √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से हो जाएगा -2/√3, और नीचे रूट नहीं होना चाहिए, है ना, नीचे रूट कभी होना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, उसी को उठा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -2√3/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज उठा लेंगे, दूसरा डब्बा उठाएंगे तो हो जाएगा 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो यहां से इसको उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √3/4। अब देखो जरा रूट नीचे है क्या, नहीं ऊपर है, तो ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे होता तो दिक्कत था, तब हम मल्टीप्लाई करते, नीचे नहीं रहना चाहिए। तो ये था आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो हमने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, ठीक, आई होप क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको कहते हैं सिद्धाराचार्य रूल, उसको पढ़ेंगे। सो ये है हमारा सिद्धाराचार्य रूल, या फिर सिद्धाराचार्य फॉर्मूला, या फिर आप इसको कह लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है भाई, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि भाई देखो x² का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट b, और ये क्या है c। ठीक है, ये a b c आप इक्वेशन में से पहचान लिए तो आपका काम हो गया आसान। ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री कितनी भाई, फिर से डिग्री कहोगे कितनी बार डिग्री, जितनी बार जब तक खत्म ना हो जाए तब तक डिग्री, है ना। तो डिग्री 2, तो सॉल्यूशन कितने, सॉल्यूशन भी 2। ठीक है, सॉल्यूशन भी 2, यानी एक सॉल्यूशन क्या है भाई अल्फा, और दूसरा सॉल्यूशन आपका है बीटा। ठीक है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ठीक, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये x के ही वैल्यूज हैं, तो मैं कह दे रहा हूं x, और x बराबर सिद्धाराचार्य साहब ने जो फॉर्मूला दिया वो ये दिया, माइनस का b ले लो, फिर प्लस और माइनस का अंडर रूट के अंदर b का कर दो स्क्वायर, माइनस लगाओ 4 टाइम ले लो a कर दो c। ठीक है, ac कर दो, और इसके बाद अपॉन में क्या कर दो 2 टाइम a कर दो, 2 बार a। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को 2 पार्ट में मैं तोड़ रहा हूं। एक x की वैल्यू होगी अल्फा, तो लिख दो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस b, क्या दिख रहा है प्लस माइनस, तो एक ले लो, प्लस वाला ले लेते हैं, तो अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a जो है वो हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। ठीक है, बीटा के बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा के बराबर माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा की वैल्यू, यानी इस x के जगह पे 2 आंसर आएंगे, तो एक आंसर अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस वाले को ले लो, बीटा इज इक्वल टू माइनस वाले को ले लो, या इन दोनों को कंबाइन करके एक ही फॉर्मूले में आप कह सकते हो
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये था हमारा सिद्धाराचार्य रूल। अब बात आती है भाई क्वेश्चन कैसे होगा, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं बोर्ड का, है ना, तो क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे होएगा। करते हैं। सो देखो एक क्वेश्चन करेंगे, रूट वाले क्वेश्चन से डरते हो, वही क्वेश्चन दिया है हमने, है ना, तो रूट वाला क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपली हमने क्या कहा था, ए बी सी पहचान लो। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, कंपेयर कर लो। चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो वही के बाद √2। बी की वैल्यू क्या हो गया 7 और सी की वैल्यू होगा 5√2। ठीक है, और अब ना रटा तो रट लो, क्या रट लो, फॉर्मूला किसको, तो अल्फा एक वैल्यू निकाल ले, एक्स की एक वैल्यू, तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू उठा के पुट कर दो। चल b की वैल्यू क्या है, तो माइनस में 7 प्लस रूट के अंदर क्या ले ले, बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, है ना, माइनस 4 ले ले, a की वैल्यू क्या है √2 और b की वैल्यू a, c की वैल्यू क्या है 5√2, क्या है 5√2। देखो रूट के अंदर रूट आ रहा है, डरना नहीं, होगा बहुत आसानी से सॉल्व। ठीक है, 2 a की वैल्यू √2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमने क्या किया, सिंपली ए बी सी की वैल्यू उठाई, जहां ए वहां ए, जहां बी वहां बी पुट कर दिया, जहां सी वहां पे सी। अब देखो क्या हो जाएगा, -7 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 और √2 मिलके क्या बन गए 2, तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया हमारे 2√2। ठीक है, अब देखो, सो यहां पे हो गया -7 प्लस 49 में से 40 गया तो क्या बचेगा √9 अपॉन 2√2। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -7 और √9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9 की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 2√2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ऊपर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4 अपॉन 2√2। इस 2 से ये 2 कट गया, अल्फा इज इक्वल 4 कटेगा 2 टाइम में -2 अपॉन √2, और कहा था कभी भी नीचे रूट नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे ऊपर भी रूट और नीचे भी √2, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया -2√2 अपॉन 2। इस 2 से 2 काट दो, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया -√2। ठीक है भाई, अल्फा निकल गया। सेम काम बीटा के लिए करेंगे, बस ये जो प्लस चल रहा है वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नोट इट डाउन, कराते हैं माइनस वाला भी। चलो अल्फा कर लिए, बीटा की बात। अब बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी, यहां क्या आ जाएगा माइनस, अल्फा में क्या लिया था प्लस, अब किसको लेंगे माइनस वाले। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारी आई थी क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू ऐसा माइनस का √2। ठीक है, नाउ बीटा की बारी, तो बीटा इज इक्वल टू देखो माइनस बी की वैल्यू 7 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 49, डायरेक्ट लिख दे, इतना तो आप समझ गए हो। ठीक है, -4 a की वैल्यू √2, b की वैल्यू सॉरी c की वैल्यू 5√2। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा भाई अपॉन 2√2, a की वैल्यू क्या थी √2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक की कहानी डन है। अब आगे कहानी बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 49 माइनस 2√2 मिलके बन गए 2, 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, पिछली बार भी आया था, है ना, अपॉन 2√2। ठीक है, तो यहाँ हो गया -7 माइनस √9 अपॉन 2√2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सो अब ये आने वाला है आपका बीटा इज इक्वल्स टू -7 माइनस 3 अपॉन 2√2। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10, तो -10 अपॉन 2√2
और इस 2 से ये उड़ गया 5 बार में, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया -5/√2 और नीचे रूट नहीं रहता है ना, तो क्या कर देंगे ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया -5√2/2। ठीक है, तो ये रहा अल्फा और ये रहा आपका बीटा। ठीक है, सो अब पढ़ने वाले हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। देखो डिस्क्रिमिनेंट यही छिपा पड़ा है, उसको निकालेंगे अभी, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट को निकालते हैं बाहर। डिस्क्रिमिनेंट का क्या कंडीशन है उसको डिस्कस कर ही लेते हैं। सो देखो सिद्धाराचार्य पढ़ लिया, सिद्धाराचार्य सीख लिया, है ना। अब बात आती है डिस्क्रिमिनेंट की, है ना। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, कुछ नहीं है ये। सिद्धाराचार्य साहब ने क्या कहा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac, है ना। ये बात कहे थे, अपॉन में 2a ले लेना, इन्होंने कहा अपॉन में 2a ले लेना, है ना। तो ये बात इन्होंने कह दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली ये जो रूट के अंदर है वही डिस्क्रिमिनेंट है, यानी डिस्क्रिमिनेंट को d से दिखाया जाता है, कैपिटल D से, और जो कैपिटल D के बाद b² - 4ac के क्या होता है, बराबर होता है। b² - 4ac के बराबर होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ये वैल्यू होती है, b² - 4ac। ठीक है, तो इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहेगा, आपसे क्वेश्चन दे देगा, इक्वेशन दे देगा और आपसे कहेगा कि डिस्क्रिमिनेंट इसका पता करके बताओ, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग यहाँ पे निकाल के एक देख लेते हैं क्या होता है, कैसे निकलता है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो क्वेश्चन बता देना है, अरे नहीं अब चलने दो, काट लेंगे। ओके, नो द प्रॉब्लम। कौन सा क्वेश्चन बताऊं, बोलिए कितना दिया है। मान लो दिया है क्वेश्चन x² - 4x + 3 = 0 और आपसे कह दे कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, तो क्या करोगे, तो d = b² - 4ac। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, आपको निकालना है abc। जरा बता दो भैया a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, b की वैल्यू -4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू +3, c की वैल्यू +3, उठा के पुट कर दो यहाँ पे बस। b की वैल्यू है -4, उसका हो जाएगा स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 3। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 16 - 3 4 12, तो यहाँ से आ गया आंसर क्या, 4, 12 4 16। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका हो जाता है 4। ठीक, तो आई होप डिस्क्रिमिनेंट क्लियर। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट में है चैलेंज। क्या है चैलेंज, चैलेंज ये है कि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव भी आ सकता है। क्या आ सकता है, निगेटिव। ठीक है, माइनस में भी तो आ सकता है भाई, हो सकता है आगे वाला क्या हो जाए, छोटा हो जाए, पीछे वाला बड़ा हो जाए, तो ये माइनस में आ जाएगा, समझे। तो निगेटिव हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, क्या आ जाए, 0। डिस्क्रिमिनेंट आपको 0 मिल जाए, या हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट आपको पॉजिटिव मिले। क्या मिले, पॉजिटिव मिले। देखो पॉजिटिव मिला है, +4 है ना, ये 4 का मतलब। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको 3 तरीके से मिलेगा, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो 0, है ना। तो ये जो 3 है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, इन्हीं को कहा जाता है, इन्हीं का नाम है नेचर ऑफ रूट। क्या है, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, रूट्स के नेचर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि 0 है, तो उसका नेचर क्या है, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेचर का है, पॉजिटिव है पॉजिटिव नेचर का है, 0 आएगा तो 0 नेचर हो गया उसका। ठीक है, तो हम लोग नेचर के ऊपर अगला टॉपिक हमारा वही है, बात कर लेते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, तो डिस्कस करते हैं नेचर के ऊपर। सो देखो नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट को देखते जा रहे हैं। तो नेचर ऑफ रूट देखो क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है यार। देखो पहला, दूसरा एंड तीसरा, 1 2 3 कर लिए। अब देखो
मान लो डी की वैल्यू 0 से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, डी की वैल्यू 0 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, या डी की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, यानी 0 बड़ा और डी छोटा। और तो 0 से अगर डी छोटा हुआ तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसको कहते हैं, यहीं पे तुरंत बना देते हैं, तो ये हो जाता है आपका पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा होगा डी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, 0 के बराबर होगा, इट मींस क्या होगा, 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट, 0 डिस्क्रिमिनेंट कह देंगे। 0 से छोटा इट मींस निगेटिव होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब एक और बात, ठीक है भाई, एक बात और, क्या है वो बात, तो बात ये है कि ये जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, यानी 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रियल आएगा। कैसा आंसर मिलेगा हमें, रियल मिलेगा, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, अनइक्वल होगा, अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब क्या है, अनइक्वल का मतलब है कि 0 के इक्वल नहीं है, 0 से बड़ा है। बात समझ में आ गया, रियल है और अनइक्वल है। 0 क्या है, तो 0 एक रियल वैल्यू होती है, क्या होती है, 0 एक रियल वैल्यू होती है, तो इस कंडीशन में बोल देंगे रियल, और उसके साथ 0 के इक्वल है तो बोल देंगे रियल एंड इक्वल। क्या बोल देंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तीसरी बात, निगेटिव है, निगेटिव है तो माइनस में वैल्यू रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। हम बस कॉपी किताब पेन में पढ़ लेते हैं ना, बट रियल लाइफ में जाके दुकान पे कोई सामान लेते हो तो माइनस में पैसा मांगता है, -2 रुपया दे दो, नहीं। कंडीशन में हो गया नो रियल रूट। ठीक है, ये किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा, नो रियल रूट। लेकिन नो रियल रूट का दूसरा नाम अगर आपको कहना है तो आप कह लो इमेजिनरी। ऐसे नंबर जो सिर्फ इमेजिन किए जा सकते हैं, होते नहीं है ना, तो ये इमेजिनरी रूट भी कहलाता है। तो 3 कंडीशन, सीरियस नोट, अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसे बोल देंगे रियल, एक तो पॉजिटिव रियल वैल्यू होता है, और दूसरा 0 के इक्वल नहीं है इसलिए बोलेंगे इसको अनइक्वल। ठीक है, इसको किताब में डिस्टिंक्ट भी लिखा हुआ मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड अनइक्वल वही मतलब हुआ रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, दूसरा 0 के इक्वल था इसलिए बोल देंगे एक तो 0 रियल होता है और दूसरा क्या है, ये इक्वल टू 0 है इसलिए रियल एंड इक्वल। 0 से छोटा नेगेटिव वैल्यू तो कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिलने वाला है, यानी माइनस में मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा, आप चाहे जैसे मिले, बट रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे रियल नंबर नहीं कह रहा हूँ, रियल वैल्यू कह रहा हूँ। ठीक है, तो रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं, बट यहाँ पे रियल नंबर की बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है रियल वैल्यूज की, जो वैल्यू लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो आई होप डिस्क्रिमिनेंट आपको समझ में आया था। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो b² - 4ac है, उसी से हमने नेचर ऑफ रूट पढ़ा। नेचर कैसा है, वो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोल देगा और क्वेश्चन में बोलेगा कि नेचर बताओ कैसा है ना। तो मान लो d की वैल्यू आपको मिल गई 0, तो उस कंडीशन में आपसे नेचर भी उस क्वेश्चन में पूछा है, तो आप क्या बोलोगे, नेचर जो है उसका रियल एंड इक्वल है। क्या है, रियल एंड इक्वल है। वैसे ही अगर मान लो इसका 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आया, अभी हमने पीछे निकाला था 4 आया था, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, नेचर कैसा है, रियल एंड अनइक्वल है ना। तो पूरी बात कहानी समझ में आ गई। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा क्लियर हो गया है ना। तो एक्सप्लेनेशन क्लियर, अब करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी पहले डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो करते हैं। सो देखो, चैप्टर जितना आसान था क्वेश्चन उतने आसान नहीं है ना। देखो क्यों, हमारा जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। इनमें से कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में है, दिखाओ। कोई भी क्वेश्चन, ये जो 4 हैं इनमें से एक भी इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन सॉल्व उसी फॉर्म से होगा। ठीक है, देखो क्या क्या करना है, जब भी दिखे ये दिख रहा है जस्ट अपोजिट, तो इस कंडीशन में क्या करना है, इसको मानना है, लेट करना है। लेट मान लो x/x - 1 को आप मान लो a, क्या मान लो a। 20% बेटर। उसको सेव पे लगाओ, देखो क्या हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। इसको a मान लिया,
ए मानने के बाद अब देखो इसका जस्ट ए वाला जिसको आपने ए माना है उसका जस्ट ये क्या है उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, ये हो जाएगा 1/a, क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही इक्वेशन कैसे बदलता है, कैसे बदलेगा, तो यहां पे हम लिख देंगे a और यहां पे लिख देंगे प्लस का 1/a इज इक्वल्स टू 4 होल 1/4। ठीक है, तो इसको इससे जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा a स्क्वायर, क्या बन जाएगा a स्क्वायर, या क्या एक काम और कर सकते हैं a से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 होल 1/4a। ठीक है, अब आपका ये बन गया इस फॉर्म में। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दो मेथड, सिद्धांताचार्य फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या दिख रहा है 3x - 4, 3x - 4 7 7, यहाँ पे भी क्या करेंगे 3x - 4/7 को मान लेंगे a। अरे तुम्हारी मर्जी, जो मन करे वो मान लो, मान सकते कुछ भी मान लो, तो यहां से क्या हो जाएगा 7/3x - 4 आपका 1/a हो जाएगा। सेम वही काम करेंगे जो यहाँ की है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे a और ये हो जाएगा प्लस 1/a और ये हो जाएगा 5/2। a से जैसे सबको मल्टीप्लाई किए तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5/2a। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और कहानी है। यहाँ पे भी लगभग वही कहानी है बट थोड़ा सा डिफरेंट। डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेट करना है 4x - 3/2x प्लस 1 को a। ठीक है, तो वैसे जैसे ही इसको a लेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, 2x + 1/4x - 3 = 1/a। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी आप ऐसे ही बना के जैसे वो किए हो कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a - 10 into 1/a = 3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, ये 10a है, तो यहां से क्या हो जाएगा a स्क्वायर - 10 = 3a, इस 3a को इधर लाएंगे तो a स्क्वायर - 3a - 10 आपका इक्वेशन बना और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, सेम इस तरीके से हो गया। लेकिन यहां देखो, ये आपका दिमाग खराब कर देने वाला क्वेश्चन है। नीचे दे रखा है वेरिएबल, है ना, अजीब ही हरकत कर रहा है क्वेश्चन। क्या हरकत कर रखा है, देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, बस सबको x² से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मैं x² × 2/x² करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे 5/x × x² प्लस 2 × x² = 0, ये चेक करो, ये इससे क्या हो गया कट गया, इस x से ये एक x कट जाएगा, बचेगा एक x। ठीक है, तो यहाँ पे बचा है 2 - 5x प्लस 2x² = 0। अब ये हो गया आपका 2x² - 5x प्लस 2 = 0। अब देखो ये इक्वेशन किसमें चेंज हो गया, इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही पूछता है आपसे। ये जो क्वेश्चन था कुछ आपको लेट करके करना था, सेम काम यहाँ पे भी लेट करके करना है, यहाँ पे भी आपको लेट करके करना है, बट यहाँ पे लेट नहीं करना था, यहाँ पे आपको एक कॉमन सेंस यूज करना था। जो कॉमन सेंस आप यूज करते तो आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में चेंज हो जाता। ठीक है, सो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 15 क्वेश्चन जो सीरीज में चला रहा हूं उसके थ्रू आप देख सकते हैं। मैं हर चैप्टर्स के 15 क्वेश्चंस को 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ऊपर वीडियोस लेके आ रहा हूं, आप वहां से देख लो, है ना। सो डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, बोर्ड क्या पूछता है वो क्लियर हो जाएगा, कैसे पूछता है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू क्लियर एंड फ्रॉम दैट वीडियोस। ठीक, ज्यादा हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, है ना। बाय।